नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हुमरा। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे लंबे इंतजार के बाद सत्ता में आई कांग्रेस के उन राज्यों की जहां पार्टी संगठन और सरकार में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। आखिर क्या वजह कि पार्टी फोरम में मामला न उठाने की बजाय सड़कों पर उठाया जा रहा है और हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिली है ये कुछ तस्वीरें। आपको याद दिला दें कि आपसी झगड़े की वजह से ही कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और ऐसे में पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और कुछ राज्यों में अपनी सरकार को बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई। तो यहां पर हम बात करेंगे, फिलहाल सबसे पहले दो मुद्दों पे बात करेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त कांग्रेस में। बैठक होने वाली है 5:30 बजे। उससे पहले बात एबीवीपी की जीत की। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और 3 पदों पर एबीवीपी ने कब्जा जमाया है। तो ये जो कब्जा जमाया है इसको एनएसयूआई कैसे देखता है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे, चर्चा करेंगे विस्तार से। और आप देखिए बड़ी बहस। हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। एबीवीपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की है, जबकि सेक्रेटरी के पद पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की है। एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद पर अक्षित दहिया, उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप तंवर और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर शिवांगी खरवाल ने परचम लहराया है। और इसके अलावा एनएसयूआई के उम्मीदवार आशीष लांबा ने सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर अक्षित दहिया 19,000 वोटों से, उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप तंवर ने 8,574 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार शिवांगी खरवाल ने 3,000 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि एनएसयूआई के उम्मीदवार आशीष लांबा ने सचिव के पद को लेकर 1,053 वोटों से जीत दर्ज की है। यानी कि बहुत ज्यादा इसमें एक गैप नजर नहीं आता है। पिछले चुनाव में भी 3 अहम पदों पर एबीवीपी ने बाजी मारी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति को राजधानी समेत देश भर की राजनीति के लिए अहम संकेत के तौर पर देखा जाता रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच डूस्कू चुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले गए। एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए अंकित भारती, सचिव पद पर आशीष लांबा और संयुक्त सचिव पद के लिए अभिषेक चपराना उम्मीदवार थे। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से आपको मैंने पहले भी बताया था। हमने इस बार स्टूडेंट्स के बीच में जाके ये जो घिनौनी हरकतें एबीवीपी द्वारा करी जा रही थी उनको बताया है। स्टूडेंट्स ने मुझ पर विश्वास किया, मैं काम करूंगा और सबसे पहले मैं अपनी जीत का श्रेय सिर्फ मेरे बड़े भाइयों को। हमारे मुद्दे जो हमारे मैनिफेस्टो में 1 कोर्स 1 फीस 1,000 करोड़ रुपए का जो एडिशनल मिला ड्यू का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। और हमारे साथ बीजेपी नेता अनिरुद्ध शर्मा, भोपाल से कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। वरिष्ठ पत्रकार अनिल रॉयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एनएसयूआई के दिल्ली स्टेट जनरल सेक्रेटरी गगनप्रीत सिंह हैं दिल्ली से हमारे साथ, और एबीवीपी प्रदेश मीडिया प्रमुख आशुतोष सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष, आप ही का रुख करेंगे। बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छी जीत दर्ज की है आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। ठीक है आशुतोष, लेकिन ये बताएं कि ये जीत जो है एक बार फिर से वही हुई है जैसे पिछले साल में हुआ था, तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। लेकिन एनएसयूआई आप पर आरोप लगाती रही है, चाहे वो ईवीएम टैंपरिंग का मामला हो या उनके अपने उम्मीदवारों का कैंपस के अंदर ना दाखिल करना हो या गिरफ्तारी हो, ये तमाम ऐसी चीजें हुई हैं। देखिए, हारने का कारण बताने के लिए कोई तो रीजन होना चाहिए, यही एनएसयूआई कर रही है। और एनएसयूआई ने पूरे इलेक्शन के दौरान जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में अलग अलग कॉलेजों में हिंसा फैलाने का काम किया है, ये उसका करारा जवाब है उनको। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो सावरकर के ऊपर इनके एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट ने कालिक पोता था, ये सावरकर का श्राप लगा एनएसयूआई को कि जो ये लोग 3 की तीनों सीटें जाते हैं जो है हार चुके हैं। तो ये एनएसयूआई के लिए सोचने विषय है कि वो लोग अपने जो है कितना दुर्भाग्यपूर्ण चीज है एनएसयूआई के लिए कि एक तरह से लोग ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस का हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग से कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो उसके लिए एक ही रीजन बचता है, ईवीएम का। जी गगन, अब आप क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, हर समय वीर सावरकर की मूर्ति की ये बात करते हैं तो अनऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट परमिशन इन्होंने वो आर्ट्स फैकल्टी के बाहर वो मूर्ति लगाई। उसके बाद
हिंसा ये करते हैं, बाहुबल इनके पास है। इन्होंने हमारे एक दलित कैंडिडेट अंकित भारती को कॉलेज में घुसने से रोका, उसको उसके साथ मारपीट करी। क्या ये सब चीजें इनकी सही हैं? ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। जी, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक बार अनिरुद्ध जी मैं टोकना चाहूंगा। इसको कैसे देखते हैं कि पावर का गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है? देखिए मैं टोकना चाहूंगा जी, उनके बीच में वीर झगड़ा हुआ। सावरकर ऐसे महान जिनको केवल हम कहते हैं वीर, उनको उनके आगे जुड़ता है वीर शब्द। 2 बार जिनको आजन्म कारावास मिला, ऐसे वीर सावरकर। अगर आपको ऑब्जेक्शन था, आप कानून के हिसाब से काम करते, कंप्लेंट करते, आपको कालिक पोतने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा ठीक है, आपने एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी पर कालिक पोत कर एक कितना घिनौना काम किया। और मैंने तो एक चैनल पर कहा था कि दूरदर्शन ये जो काम किया अक्षित लाकड़ा ने, उसकी फोटो भी आई थी मीडिया में, मीडिया ने दिखाया कालिक पोतते हुए, और ये कहा कि देखिए, और मैंने कहा एक कार्यक्रम में चैनल पर कि इसका जवाब दिल्ली का यूथ देगा। और एनएसयूआई पर कालिक पोतकर और इनको हराकर दिल्ली के यूथ ने जवाब दिया। अच्छा, चुपके से जो मूर्ति आई चोरी से, वो फिर कैसे आई? हालांकि वो मुद्दा नहीं है, हम चुनाव की बात करेंगे, लेकिन अनिरुद्ध जी एक जरूर इसका जवाब दे दें। नहीं, कोई चोरी से नहीं आई, लगाई थी। अगर आपको ऑब्जेक्शन था, आप जाइए, आप कुलपति के पास जाइए, ऑब्जेक्शन कीजिए, हटवाइए उसको। लेकिन क्या इस बार की जीत और हार अपमान करना सावरकर की मूर्ति है? देखिए, भगत सिंह की मूर्ति भी लगी थी वहां पर। आपने केवल अपमानित सावरकर को नहीं किया, आपने भगत सिंह को भी अपमानित किया। देखिए, जी बताएं। रात के 2 बजे कैंपस के अंदर मूर्ति लाना अंधेरों में, और उसी के साथ आप भगत सिंह की मूर्ति लगा रहे हैं, तो ये तो एक वही वाली बात है कि आप दोनों को एक समान कर रहे हैं। ये इतिहास गवाह है कि वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, चिट्ठी लिखी थी, सब जानकारी है बच्चों को। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चा हर पढ़ता है, सब चीजें जानता है। क्या गगन कोई और मुद्दे नहीं थे क्या सावरकर जीत और हार का वो वजह बने हैं क्या? देखिए, जैसे अनिरुद्ध जी भी कह रहे हैं, कैंपस के विकास की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो एबीवीपी ने काम किया है। राजनीति है वो कांग्रेस को बंद कर देनी चाहिए। इसी तरह देश की जनता इनको जवाब देती रहेगी। जी ठीक है। कैंपस में देश के अनिल रॉयल जी, आंदोलनकारियों का नाम लेना, उनकी पूजा करना मना है क्या? ये बताओ। अनिल रॉयल जी, अब मैं लाऊंगी आपको यहाँ पर। जी, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माहौल आज की तारीख में देश में है, और इस चुनाव ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस दावे को पुष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी का जादू युवाओं में चल रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस आज कहीं, जहां आपने पहले अपने इंट्रो में बताया था, कांग्रेस जहां सरकारें बन पा रही वहां नहीं चला पा रही है। जिन राज्यों में संयोग से कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला, वहां वो इतने दिन में डिलीवरी नहीं दे पा रही है और मुकाबला कर रही नरेंद्र मोदी जैसी सक्सेस से। तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के चुनाव ने आपको 25% सीट आपको दी है, 75% में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। निश्चित रूप से कांग्रेसियों को चिंतन मनन करना चाहिए। 5:30 बजे नहीं, इससे पहले एबीवीपी को बधाई देना चाहते हैं कि एबीवीपी सारे साल पूरे प्रदेश में, देश में हर स्कूल में प्रयास करती है, छात्रों के बीच में जाने का प्रयास करती है, उनको अपनी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करती है। एनएसयूआई के लोग कहीं अब दिखाई नहीं देते हैं। एनएसयूआई का जो लेकिन जैसे गगन ने कहा कि पैसा, पावर का इस्तेमाल एबीवीपी ने किया है बहुत ज्यादा, और इसकी वजह भी इनकी एक जीत है। लेकिन चेतना त्यागी का भी हमारे पास एक वीडियो भी था कि हम देखते थे, लाव लश्कर और गाड़ियां हमने देखी हैं। तो पैसा, पावर तो हर किसी ने इस्तेमाल किया है। पैसे की जहां तक स्थिति है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब भी एबीवीपी के लोग जीते। बिल्कुल। कैंपस के अंदर दिल्ली के स्कूल के, कॉलेज के चुनाव में लगातार हर बार से बड़े बड़े बजट, करोड़ों रुपए के बजट आते हैं। हर पार्टी इसको प्रतिष्ठा के रूप में लड़ती है। दोनों राष्ट्रीय के अलावा आप पार्टी भी लड़ती थी, लेकिन अब शायद आप पार्टी अपने आप को नहीं मान रही, चूंकि छात्र जो है दोनों ही ग्रुपों में जुड़े हुए, एबीवीपी और ऐसा की तो हम बात यहाँ कर ही रहे हैं। इसलिए इनको ये कहते हैं कि भाजपा ने कर दिया। अरे भाजपा ने, आपको किसने रोका था पैसे का प्रयोग करने से? ठीक है। और संगीता शर्मा हमारे साथ हैं, भोपाल से कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि संगीता जी अपना मैसेज नहीं दे पा रहे। संगीता जी, डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत को आप कैसे देखती हैं? संगीता जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप एबीवीपी की जीत को कैसे देखती हैं? एनएसयूआई को सिर्फ एक ही पद नसीब हुआ है, एक बार फिर से।
ठीक है, कुछ देर में फिर हम कोशिश करेंगे संगीता शर्मा का रुख करने की। और आशुतोष, आप अभी कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे कि एनएसयूआई जब भी हारती है वो इसी तरह की बातें करती है। क्या मारपीट कैंपस के अंदर नहीं हुई? हाँ, मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि एनएसयूआई हम लोग बोलना चाहेंगे कि हम लोगों ने आप पूरा चुनाव देखेंगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है छात्रों के बीच एजेंडा और अपने कामों को लेकर गई थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसी के दम पर जीती है। पिछले वर्ष हमने जो है 6000 से अधिक छात्राओं को ट्रेनिंग देने का काम किया, अलग अलग कार्यक्रम किए, छात्रों के बीच तक पहुंचे। इनकी भी एक पोस्ट थी जो है सेक्रेटरी पोस्ट थी वहां पर डूसू के अंदर, लेकिन उन्होंने वहां पर कोई भी काम नहीं किया। उसी की वजह आज फिर से इनको जवाब मिला है। उसके साथ साथ जो हमारा एजेंडा था वो बहुत प्रभावी था। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5P मॉडल दिया कि हम लोग जो है ठीक करेंगे 5 काम: परिसर, पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम का नारा दिया। और ये लोग केवल एबीवीपी चिल्लाते रहे जो है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं था, चाहे एनएसयूआई हो चाहे आयसा के लोग हों। तो ये जो आरोपों की राजनीति है, तो ये आरोपी की राजनीति बंद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट के इश्यूज हैं उनके ऊपर बात होना चाहिए। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस परिणाम के माध्यम से फिर से यह सिद्ध कर दिया है कि किस प्रकार से आरोपों मात लगाने से ये जो है बात नहीं बनने वाली है। इनको वहां पर कुछ काम करना पड़ेगा और हमने काम करके दिखाया है। इसी के दम पर हम लोग इस बार जीते हैं। जी गगन, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एबीवीपी ने काम किया है? देखिए, जो वादे किए थे उनको निभाया है। एबीवीपी का आप मैनिफेस्टो 3 बार का पढ़ेंगे तो 3 बार का सेम मैनिफेस्टो एबीवीपी का है। ठीक है, अगर इस साल में अगर ये लोग कुछ काम करते तो एबीवीपी का मैनिफेस्टो चेंज होता। साथ के साथ ये कैंपस में इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी कहाँ दिखती है इनकी? जब ये इनके पूर्व अध्यक्ष लाठी डंडे लेके कैंपस के कॉलेजेस में जाते हैं, घुसते हैं, किसी भी कॉलेज में ये तोड़फोड़ मचा देते हैं। किसी भी हमारे जहाँ पे संगठन के कार्यकर्ता कम है उनको दबाने का काम ये करते हैं। और साथ ही साथ इनका सबसे बड़ा डिवाइड करने का एक जो मेन मोटिव है वो रहता है। तो आपको लगता है कि ये जो डिवाइड करने का है या फिर ये लोग जो इस तरह से बात करते हैं, क्या वो इनकी जीत का एक पैमाना है? देखिए, ये इनका ये तो जीत का एनएसयूआई पैमाना है, लेकिन देखिए बात ठीक ये है, गलती वो भी राजनीति करने के लिए ही उतरे हैं, तो जाहिर है कि वो राजनीति ही करेंगे। किसी भी तरह से उन्हें मोटिवेट करना है, कन्विंस करना है लोगों को। आप क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं? क्या आपके जो बड़े नेता हैं वो कैंपस में नहीं आ पाते या आप लोग उनसे थोड़ा सा दूरियां हैं? क्या बात है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे संगठन की भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है। हम मानते हैं हार में ये सब होता है, लेकिन ज्यादातर इनकी जीत का तरीका यही है, जो गोरों का तरीका था डिवाइड एंड रूल, वही इनका तरीका है। अनिरुद्ध जी, देखिए, दोनों संगठनों में अगर देखा जाए तो मूलभूत अंतर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक रचनात्मक संगठन भी है। और मैं समझता हूं देश के प्रमुख आंदोलन जो हुए हैं उसमें उसने भाग लिया है। और जहां मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं की एक ट्रेनिंग होती है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और एनएसयूआई का दायरा केवल क्या है कि चुनाव लड़ना, दादागिरी करना और अपनी गुंडागर्दी स्थापित करना। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस प्रकार के नहीं है। वहां एक संस्कार देकर रचनात्मक कामों में लगाकर जैसे कि गगन कह रहे हैं कि लोगों को डराना या आके कैंपस के अंदर तोड़फोड़ मचाना, कोई डराने का नहीं है। एनएसयूआई का आप इतिहास उठा के देखिए, नागपुर के अंदर जब इनका अधिवेशन हुआ था किस प्रकार का दृश्य वहां पैदा हुआ था। एक बार बताइए आपके विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यक्रम में ऐसा हुआ? देखिए, पूर्व अध्यक्ष की वीडियो चली नागपुर के लोग आज भी पूर्व अध्यक्ष की वीडियो जाकिर हुसैन की हर जगह चली। नागपुर के लोग आज भी फर्जी डिग्री लेके आए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, दुकानें बंद करनी पड़ी, दुकानों को लूटा गया। ये एनएसयूआई ने किया था नागपुर के अंदर। वही जवाब मिला है आप लोगों को। और इवन जो जाकिर हुसैन कॉलेज का जो लोकल इलेक्शन था वहां तक जो एनएसयूआई नहीं जीत पाई है। जी 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 आशुतोष, वहां जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष जीता हुआ और जो है सेंट्रल काउंसिल जीता है। जी, तो ये जाकिर हुसैन का जो ये झूठा एजेंडा है वो चलाना बंद कीजिए और हम लोग जो है अपने कामों के दम पे जीते हैं। और एनएसयूआई किस तरह जो है जगह जगह हिंसा कर रही है, जगह जगह झूठ बोल रही है। एनएसयूआई के पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है फिरोज खान, वो किस तरह अपने ही कार्यकर्ता के से सेक्सुअल फेवर मांगने के चक्कर में जो है बर्खास्त होते हैं आपके संगठन से। आपके वर्तमान में 2 राष्ट्रीय सेक्रेटरी शौरवीर काद्यान और दूसरे जो है अक्षय कुमार, दोनों लोगों के जो है किस तरह नकल करते हुए पकड़े गए हैं, उसको देखिए जो है। ये गिनाने के लिए हमारे पास बहुत चीजें, अंकित बसोया फर्जी डिग्री लेके कैंपस का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैसे बन गया,
ये तो गवाह है ना। ये शक्ति सिंह आपका कैंडिडेट जो वाइस प्रेसिडेंट पे था वो अध्यक्ष कैसे बन गया? 2 महीने से पहले भीतर चुनाव होना था, उसके बाद चुनाव क्यों, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया गया? आप ये बताइए ना, आपके लोगों ने आप ये बताइए ना। और फर्जी डिग्री निकली कि नहीं निकली उसकी, आप बताइए। हिंसा हुए वो एनएसयूआई के लोगों ने किया है। वो चाहते नहीं कोई एनएसयूआई के अलावा दूसरा संगठन जो है उनके जो प्रभाव वाले कॉलेज है वहां पर जीते, या फिर वहां पर जाके उनके जो प्रत्याशी है वो कैंपेन करने के लिए ही जाए। देखिए इस बार भी आपका प्रभाव जो लाठी डंडों से आपने अपना प्रभाव दिखाया है, वो सबके बीच में जा रहा है। मैसेज सब देख रही है, दुनिया देख रही है। संगीता शर्मा जी से हम बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है आशुतोष जी, संगीता जी, संगीता जी, डूसू चुनाव के नतीजे आ गए हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, डूसू चुनाव के जो इलेक्शन आए हैं 39.90% इस पर वोट किया गया है, और मुझे लगता है कि ये वोट परसेंटेज जो हम देख रहे हैं ये उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। और जहां तक एनएसयूआई की बात है, एनएसयूआई हमेशा से लगातार अच्छे कार्य करती चली आई है। इसके पहले उनकी जीत होती रही है, परंतु इस बार अगर हम देखें तो डूसू इलेक्शन में एबीवीपी को 3 और एनएसयूआई को 1 सीट मिली है। तो हम जानते हैं कि आने वाले टाइम पर एनएसयूआई का जो कार्य है, उनके जो कॉलेज के प्रति उनका हेलो जी 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 जी, संगीता आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे और भी आवाजें आ रही हैं, तो मुझे लगा मुझसे सवाल जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप बोलें। मुझे ऐसा जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरीके ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से कि संगीता शर्मा का रुख कर पाए, उनसे बातचीत कर पाए इस बारे में। आ रही है आवाज संगीता अगर आपको मेरी? ठीक है, नहीं आ रही है। लेकिन एक और इल्जाम आशुतोष कि यहाँ पर एनएसयूआई ने दावा किया है कि संयुक्त सचिव पद के उसके उम्मीदवार अभिषेक चपराना को दक्षिण दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज में मतदान केंद्रों पर नहीं जाने दिया गया, और संगठन का यह भी दावा है कि गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया गया। आशुतोष, ठीक है, क्या हुआ था जी? ये अभिषेक छपराना पे मैं बोलना चाहूंगा। अभिषेक छपराना एक ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने पूरे जो है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बेईमानी किया है। वो दयाल सिंह कॉलेज में जो आउटसाइडर स्टूडेंट थे उनको लेकर गए, उसके साथ में उन्होंने अपने पोस्टर में आप देखेंगे कि किस तरह अभिषेक छपराना ने चुनाव जीतने के लिए जो है दिल्ली में जगह जगह जो है अपने अभिषेक छपराना का बैलेट नंबर लगाया, लेकिन जो फोटो लगाई वो अभिषेक बच्चन की लगाई। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनी मसल कौन यूज करना चाहता है। ये अभिषेक छपराना ने प्रूव कर दिया है। अभिषेक बच्चन क्यों पसंद है? चुनाव में लगे हुए थे वो लोग आउटसाइडर थे, और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की कोशिश किया, चाहे वो दयाल सिंह कॉलेज हो, इनके आशीष लामा ने जो है रामजस कॉलेज में, इसी तरह कई कॉलेजों में जाके आउटसाइडर के साथ घुसने की कोशिश की, और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो सुचारू रूप से पूरा माहौल चल रहा था उसको खराब करने की कोशिश की है। जी, ऐसा क्यों है कि एनएसयूआई के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि वो अपने ही लोगों को पिटवा भी लेते हैं, फिर आरोप एबीवीपी पे लगा देते हैं? कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो वीडियोस में सब साफ दिखता है कि एबीवीपी के पट्टे पहन के एबीवीपी के पुराने कार्यकर्ता जो रहे हैं वो जाके लाठी डंडे चलाते हैं और मारते हैं। और ये अभिषेक बच्चन की बात करते हैं तो प्रियंका छावड़ी इनकी उपाध्यक्ष रही हैं 2016 में, तो वो प्रियंका चोपड़ा के पोस्टर लगवा रही थी और अपने नाम के आगे। ये नया ट्रेंड चला है ये कैंपस में। अच्छा ठीक है, कि नाम के साथ अपने देखिए नहीं, आपने उसकी नकल की है क्या? देखिए ऐसा है कि मतलब आप नकल नहीं, और ये दयाल सिंह वाली बात है, दयाल सिंह कॉलेज के अंदर लेकिन हर प्रत्याशी को कॉलेज में जाके वोटिंग चेक करने का ये सबको अधिकार है। ठीक है, आप हर कॉलेज में जा रहे हैं, जहां आपका प्रभाव है आप उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं?
उसका कारण क्या है? रूल है जो है जो आप फेयर लेते चुनाव हैं, फेयर चुनाव होता है, पुलिस आप प्रशासन वहाँ का पे क्या जाके मतलब है गुंडे उसे हो, रोकने का? विद्यार्थी वो तो परिषद के कैंडिडेट है ना। लोगों का कोई हाथ नहीं है। वहाँ पर आप लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे जो कार्रवाई हुई है वो दिल्ली पुलिस ने किया है, वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नहीं किया है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का इलेक्शन है और आप जो है गुंडे मुस्तंदे लेके जाए कॉलेजों में घुसेंगे तो वो चीज टॉलरेट करने वाली नहीं है। जो है देखिए, इस चीज की भी वीडियो है, वो अकेला व्यक्ति अंदर जा रहा था लेकिन उसको जाने नहीं दिया। और एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज के अंदर क्या कर रहे थे उस समय? लेकिन आपने मुद्दों पे क्यों नहीं घेरा? एनएसयूआई देखिए, उस पे फेल हो गई, एनएसयूआई लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाए आप देखिए, लोग स्टूडेंट्स को? हमारा मैसेज बच्चों के बीच इस प्रकार से नहीं जा पाया, इसी वजह से हम चुनाव हारे, ये बात हम मानते हैं। लेकिन उसके बाद अभिषेक बच्चन की फोटो क्यों लगवाई? ठीक है, उसका जवाब दे दिया कि उन्होंने प्रियंका बता दिया चोपड़ा आपने की क्यों प्रियंका लगाई। चोपड़ा की लगाई थी। आशुतोष जी, आपका भी बताया कि आपने प्रियंका चोपड़ा की 2016 लगाई थी। जी ठीक है, अगर अपनी बात पूरी करें। देखिए, क्या मतलब है किसी कैंडिडेट को आप रोकेंगे? हाँ। जब वो प्रत्याशी है तो वो कॉलेज के अंदर जाके वोटिंग चेक करके आ सकता है, ये उसको अधिकार है। जहाँ पे आपका प्रभाव है, जैसे दयाल सिंह कॉलेज, कालका जी कैंपस, जहाँ आपका प्रभाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो वहाँ आप गलत इस्तेमाल करेंगे और उस कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने देंगे क्या? वहाँ प्रभाव बढ़ता क्यों जा ठीक रहा है, है? चलिए वो तो अभी आपने अब कहा टाइम कि बीत गया, चुनाव हो गया। जो है जो लास्ट टाइम के जीते हुए थे उनसे पूछे कि क्या किया उन्होंने छात्रों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के। ठीक है, चुनाव अब तो हो गया और है। आप लोग पूरी तरह से इस चुनाव में जातिवाद पर उतर आए थे। जिस तरह आपने अंकित भारती के लिए कास्ट फैक्टर यूज किया, जिस तरह आपने चेतना त्यागी के लिए जो है क्षेत्रवाद का यूज किया, जिस तरह आपने अभिषेक छपराना के लिए यूज किया, ये सब चीजें जो आप अब हम देखिए, लोग ये नारा देंगे कि जो क्षेत्रवाद, है आप जातिवाद ये हमसे ज्यादा आप करते हैं, कैंपस के बच्चे जानते हैं। हम इक्वालिटी के ऊपर आए थे और इस बार हमारा राजनीति नहीं चलेगी। अब मैं एक गंभीर सवाल खड़ा करती हूँ अपने पैनलिस्ट और जो से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, हमारा और जो पहला चोर की राजनीति, पहला मैनिफेस्टो का जाति अगर पहला पॉइंट कैंपस भी से यही था। लड़ाई शुरू होती है जातिवाद, करती अगर रहेगी। कैंपस से शुरू होता है ये डिवाइड और ये धर्म के ऊपर बात, तो फिर आगे कैसे रोक पाएंगे? हम तो यहाँ पर लगातार बातचीत करते रहते हैं, डिबेट भी करते हैं कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। फिर तो ये तो कैंपस में देखिए कितना हावी है कि गगन और अभिषेक जो है आपस में आशुतोष किस तरह से बात कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, जो जातिवाद की स्थिति है, निश्चित रूप से चाहे एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो या और भी है, किसी इस देश में कहीं कोई चुनाव का टिकट कोई पार्टी बांटती हो, सबसे पहले देखा जाता है उस व्यक्ति की बिरादरी वहां कितनी है, उसकी जाति कितनी है। ये शाश्वत सत्य है कि जाति इस देश में रक्त में बही हुई है। अगर कोई पार्टी कहती है हम जाति विहीन समाज बना रहे हैं, केवल भाषणों की चीज है। एनएसयूआई के हो चाहे एबीवीपी के हो, इन्होंने भी सोचा कि हमको जाट बनाना है या उसके सामने दलित उतारना है, ये सोचकर ही टिकट देती है दोनों बड़े दल। ये आपको हमको सबको बताने के लिए यहाँ आके बता देंगे कि हम तो जातिविहीन समाज बनाना चाहते हैं। ये जहर धीरे धीरे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश में बढ़ रहा है, जो आने वाले समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, संगीता शर्मा जी, मैं आपका एक बार फिर से रुक करती हूँ। संगीता जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अब आप अपनी बात कंप्लीट कर सकती हैं। जी, देखिए, प्रशासन का भी काफी दबाव रहा। एनएसयूआई के जो इलेक्शन थे उन्हें प्रचार करने से रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो ग्रुप है एबीवीपी के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया है कि वो किस तरीके से प्रचार ना करें। और एनएसयूआई के स्टूडेंट जो हमारे थे, उन स्टूडेंट यूनियन के जो हमारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने लगातार कार्य करने की कोशिश की, कॉलेजेस में जाने की कोशिश की, तो उन्हें उनके ऊपर गलत तरीके के आरोप लगा दिए गए कि आप कॉलेज के बाहर जाकर प्रचार कर रहे हैं और इसकी अनुमति नहीं है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये दबाव बनाकर इस चुनाव को जीता गया है, उनको प्रचार नहीं करने दिया गया है। तो इस तरीके से ऐसी जीत यदि एबीवीपी करता है तो उसे हम जीत नहीं मानते हैं। जीत वही होती है कि मुकाबला टक्कर का हो, और उन्होंने मुकाबला करने नहीं दिया गया है। ये जो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता और उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और जिस तरीके से उन्होंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए अपने अपने नाम दिए थे और उन्होंने एक ऐसी स्थिति निर्मित कर दी कि पुलिस का दबाव भी काफी रहा स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, और ये संगीता शर्मा जी, आपने अपनी बात कर दी। यहाँ पर वक्त की थोड़ी सी कमी है, हम कोशिश कर रहे थे कि हम आपसे जल्दी बात कर सकें। अनिरुद्ध जी, प्रचार करने से रोका गया एनएसयूआई को। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये कहावत संगीता जी पर चरितार्थ होती है। अब हार गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कहना है टीवी डिबेट पर, तो आकर बोल रही हैं।
39.9% वोट का आंकड़ा दे रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ 19,000 नहीं अरे कहना संगीता है जी सुनिए, जो हुआ है, 19,000 से ज्यादा बातें सुन बताई लीजिए, है, सुन लीजिए प्लीज, जो मीडिया पर भी आई मेरी बारी है, है, आप उसे गलत क्यों ठहरा रहे हैं? धैर्य अगर रखिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो बताइए। धैर्य रखिए, ठीक है, हमने भी वो धैर्य जीते रखा हैं, है, उनको जीत के हम बधाई भी जीतते देते हैं, हैं, सही है, परंतु हमने धैर्य गलत रखा, तरीके धैर्य से जीता रखिए। गया ठीक है, चुनाव, ठीक मुझे है। नहीं लगता है कि वो बधाई के पास है। 19,000 मतों से ज्यादा से हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जीते हैं। कहाँ हम प्रतिशत की बात कर रही हैं? जरा आंकड़ा उठाइए आप, उसके जी बाद हाँ, आंकड़े जब बताइए। बीच में चुनाव पर रोक लगाई जाती है, दबाव बनाया जाता है, तो वो एक तरफा ही डलते हैं। आप लोग गुंडागर्दी एक तरफा करते ही हैं, वोट डलते हैं और एक आप तरफा लोग वोट डलवाने के गुंडागर्दी लिए करते ही हैं। प्रशासन का ये दबाव रहा था एनएसयूआई विश्वविद्यालय के को ऊपर। गुंडों का एक अड्डा बनाकर रखा है एनएसयूआई ने। हमारा नारा क्या होता है? हमारा नारा होता है छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। हम इस प्रकार की भाषा बोलकर, एबीवीपी का क्या अड्डा बना रखा है? एबीवीपी का कहाँ कहाँ पर क्या क्या कार्य है, ये आप उसका इतिहास उठाकर देखिए। केवल एजेंडा कितनी है, गोली बंदूक और आपका डांस केवल नाच एजेंडा चलते है हैं कि गुंडों हम को किसी चुनाव से छुपा लड़वाना हुआ नहीं और है। और राजनीति किस में तरीके गुंडों की को पार्टियां आगे एबीवीपी बढ़ाना, करता है, ये ये भी आपका किसी से एजेंडा है। छुपा हुआ नहीं है। अब ये आपका आप एजेंडा है। मुझे हमारा बोलने एजेंडा पर नहीं है मजबूर ये। ना करें। हम तो ये हम आप उनके युवाओं एक को एक कारनामे जोड़ते में हैं आपके छात्र सामने अभी प्रस्तुत शक्ति को करती हूँ। राष्ट्र शक्ति के रूप में। हम चाहते हैं कि राष्ट्र के सिपाही बने, राष्ट्र के विकास के अंदर, राष्ट्र के मुद्दों के अंदर उनकी भागीदारी हो, ये हमारी सोच है। ठीक है, लेकर आप लोग राष्ट्र के नाम पर कितना जनता को लूटने का कार्य करेंगे, और अब तो इनोसेंट स्टूडेंट को भी लूटने का काम आप लोगों कितना ने शुरू लूटा कर दिया है? जो लूटने वाले जेल में जा रहे हैं, देश देख रहा है। लूटने वालों को जेल में भेजा जा रहा है, देश देख रहा है। संकट से जूझ रहा है, भाषण न और करें। आप राष्ट्र को लूटने बीच में वाले लेकर आ जेल जाते में जा रहे हैं, अरे देश राष्ट्र देख रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इस पर तो कोई जवाब दीजिए। देश देख रहा है। ठीक है संगीता जी, अनिरुद्ध जी, आशुतोष, आखिर में आप कुछ बोलना चाहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, मैं इस जीत को लेकर ये बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन वादों को पूरा करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हमेशा जो है खड़ा रहता है। हमने पिछले वर्ष भी जो है महिला सशक्तिकरण पर काम किया, हमने पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए काम किया, हमने नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए काम किया। हम लोगों के जो काम है हम उनको आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय किस तरह बेहतर हो सकता है उस पर काम करेंगे। हम लोग एक विजन लेके आए हैं 2022 का, हम लोग उस पर काम करेंगे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये काम करेंगे कि 2024 में जो ओलंपिक है उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र जाए, उसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है यहाँ पर वो बेहतर करने के लिए काम करेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर अर्बन नक्सल जो एक्टिव हैं, जो लेफ्ट के जो लोग एक्टिव हैं, इनके जो दो देश विरोधी जो गतिविधियां ये लोग चलाते हैं उस पर अंकुश लगाने का हम लोग काम करेंगे। क्या कर जी, आपके पास अब मौका होगा, आप लोगों के पास कि थोड़ा कि आप कैसे अब आप रिवाइव कर देखिए, सकें। पिछली बार हमारा सेक्रेटरी पोस्ट भी हमारा था, इस बार भी सेक्रेटरी पोस्ट हमारा है। चलिए कोई बात नहीं, एक पोस्ट है, लेकिन हम उसी पोस्ट से इतना भरपूर काम करेंगे, कॉलेज टू कॉलेज कार्यक्रम कराएंगे बच्चों को, जो आगे उनकी प्लेसमेंट सेल के लिए भी ज्यादा रहे। और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं हम कि किसी भी, जैसे किसी कॉलेज, आशीष लामा तो खुद भी स्पोर्ट्स से ही आते हैं। जी, वो स्पोर्ट्स से आते हैं और वो नेशनल प्लेयर भी रहे हैं हॉकी के। चलिए, तो आपको भी बहुत सारे बेस्ट विशेष ही दे सकते हैं कि आपके पास मौका है अगली बार के लिए। और आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि क्या सोनिया गांधी लगाएंगी नैया पार। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी बहस में अब बारी है गुटबाजी से कैसे निपटेंगी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इन दिनों पार्टी को बेहतर और खोए हुए वजूद को वापस पाने में जुटी हैं। पिछले 2 दिनों से वो पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मंथन भी कर रही हैं। आज उन्होंने कई राज्यों में पार्टी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत उन कुछ राज्यों में जारी आपसी गुटबाजी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। सियासत के जानकारों की माने तो यदि पार्टी में मुख्यमंत्री से उनके ही समकक्ष नेता पत्र लिखकर बात करें और उस पत्र को सार्वजनिक करें तो समझ लीजिए कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। हाल ही में कमलनाथ सरकार के एक मंत्री उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह की शिकायत पार्टी अध्यक्ष से कर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह मंत्रियों के काम में दबाव बनाने और पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश में एक धड़ा सिंधिया का है तो दूसरा सीएम कमलनाथ का और दिग्विजय सिंह का। दोनों गुट अपने अपने समर्थकों के जरिए ताकत की आजमाइश में लगे हैं। गौरतलब है कि असली मामला प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर है, जिसको लेकर सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं दिग्विजय सिंह नहीं चाहते कि सिंधिया को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिले। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अगर सिंधिया के हाथ में कमान जाती है तो पार्टी में टूट फूट भी हो सकती है। हालांकि सोनिया गांधी ने गाइडलाइन जारी कर कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी के ऊपर आरोप न लगाया जाए। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री ए के एंटनी को सौंपा है। उधर पिछले दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पार्टी प्रमुख बेहद खफा हैं। कहा जा रहा है कि सारी गुटबाजी पार्टी में पकड़ को लेकर चल रही है। बात करें राजस्थान की तो कमोबेश यही हाल कुछ राजस्थान का भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद गुटबाजी कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये गुटबाजी बेअसर है। तो अनिरुद्ध शर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल स्टूडियो से हैं। अनिल रॉयल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही राहुल लाल हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सबसे पहले संगीता शर्मा जी, जो गुटबाजी है जो मध्य प्रदेश में इन दिनों हमने देखा, इससे कैसे सोनिया गांधी निपटेंगी? आज क्या नसीहत हो सकती है? क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री आज मुलाकात कर रहे हैं सोनिया गांधी से और हमारे पास जो खबर है ये मुलाकात अभी शुरू ही होने वाली है। क्या कोई हल निकल पाएगा? देखिए, किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है पार्टी के अंदर। सभी कांग्रेस पार्टी के लिए और पंजे के लिए कार्य करते हैं और देश की जनता के लिए कार्य करते हैं। पार्टी के अंदर किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। इसे बार बार गुटबाजी का नाम देकर भाजपा वाले इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठन के अंदर जो भी कार्य होते हैं हमारे हाई कमान के दिशा निर्देश पर होते हैं और हम सभी अनुशासित रूप से उसका पालन करते हैं। जो छोटी मोटी बातें यदि निकलकर कुछ बयान यदि सामने आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है और इसे पार्टी लेवल पर सुलझाया जा सकता है। संगीता, आप इसको छोटी मोटी बात कहती हैं। एक चिट्ठी सार्वजनिक होती है, उसके अलावा पोस्टर लगाए जाते हैं, बाकायदा जो समर्थक हैं वो पूरे जोश खरोश के साथ एक आंदोलन सा या यूं कहीं एक मार्च सा निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये तमाम बातें सार्वजनिक हो गई हैं। अगर अंदरून खाना हुआ होता तो शायद बंद कमरे में बातचीत हो जाती, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंची है। देखिए, जिस नेता के समर्थक होते हैं और उत्साह में आकर या किसी कारणवश अपने नेता के लिए अगर इस तरह के पोस्टर वगैरह करते हैं तो आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा और उमंग सिंघार जी द्वारा ये कहा गया है कि नहीं, इस तरीके के पोस्टर वगैरह नहीं लगना चाहिए। कोई उनके आदेश पर ऐसा कोई कार्य नहीं होता है, परंतु यदि कार्यकर्ता ऐसा कुछ कर देते हैं क्योंकि वो उनके समर्थन में खड़े होते हैं और यदि उनके खुश करने के लिए या उन्हें लगाने के लिए इस तरीके की सोच को रखते हैं और कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरीके की बात है। और मैं आपको एक बात और बताना देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो पार्टी का निर्णय होता है, माननीय कमलनाथ जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी हैं, जो भी बात होती है वो पार्टी फोरम पर होती है और जिस कारण से भी उमंग सिंघार जी द्वारा इस बात को सार्वजनिक किया गया था तो उस पर चर्चा हो चुकी है और ये उस पर बात हो चुकी है। दिग्विजय सिंह जी स्वयं उनसे चर्चा कर चुके हैं, उनके साथ चाय पर चर्चा हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गुटबाजी को लेकर कोई कार्य हुआ है कि समर्थक द्वारा अगर कहा गया है तो मुझे नहीं लगता है कि गलत। ठीक है अनिरुद्ध जी। देखिए, मुझे वैसे तो उमरा जी कांग्रेस के संबंध में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है नैतिक रूप से, लेकिन एक बात जो सैद्धांतिक बात है देश की राजनीति की दृष्टि से मैं वो अवश्य कहूंगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, ये कहावत आपने सुनी होगी। और कांग्रेस की राजनीति बबूल पर खड़ी है, निजी स्वार्थों पर खड़ी है, परिवार के आधार पर खड़ी हुई है। और मैं समझता हूं जो ये आज संघर्ष आप देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है। आप कमलनाथ और सिंधिया परिवार ये एक वहां पर आपस में लड़ रहे हैं, ये उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला का आंकड़ा एक साथ नहीं मिलता है।
बड़ी मुश्किल से मामला सुलझा है वहां पर। उत्तराखंड में जाइए, वहां प्रीतम सिंह को हरि सिंह रावत ने तंग कर रखा है क्योंकि निजी स्वार्थों पर जब जब देश की राजनीति चलेगी, जिस जिस पार्टी की राजनीति चलेगी, इसी प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और कांग्रेस तो ढेर है निजी स्वार्थ का, अपने स्वार्थों के आधार पर राजनीति की है। मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, अरुण यादव शायद एमपी हैं वहां के, क्या नाम, मध्य प्रदेश के। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि मुझे हैरानी हो रही है, हमें लड़ना चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमें लड़ना चाहिए बीजेपी से, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम कैसे लड़ेंगे, ये शब्द उन्होंने अपने ट्विटर पर कहे हैं। इस प्रकार की भाषा उनके नेता बोल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, समर्थन दे रहे हैं, वो भी परेशान है। वो कह रहे हैं कैसे ना कैसे ये पिंड छुटे, क्योंकि हम तो आए थे अपने भविष्य देखने के लिए, वो भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये और भी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी है, पूरे भारत में जहां जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां इस प्रकार का संघर्ष आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा है बीजेपी के लिए, मौका दे रही है कांग्रेस ना बीजेपी को। अनिल रॉयल जी, देखिए कांग्रेस ये एक क्या बनाया हुआ है कि भाई वहां पर कुछ गुटबाजी चल रही है, जैसा कि संगीता कह रही है कि कोई गुटबाजी नहीं है। संगीता जी इस सच्चाई को स्वीकार करने में संकोच कर रही हैं पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि सिंधिया जी और कमलनाथ जी दोनों बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह भी बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं, पर वो अतीत के नेता, आज वर्तमान के नेता कमलनाथ है या सिंधिया है। पार्टी इस गलतफहमी में है कि कमलनाथ जी की जीत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन से जनता नाराज हुई तो इनको विकल्प में अवसर दिए, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे अन्य राज्यों की बात हो, चाहे कर्नाटक की रही हो। कर्नाटक का हाल भारतीय कांग्रेस देख चुकी है कि अपने अहम में अपनी गुटबाजी के कारण बर्बाद हो गई है। उसी मार्ग पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकारें जा रही हैं। दिग्विजय सिंह जी को क्या नैतिक अधिकार है, क्या संवैधानिक अधिकार है कि मंत्रियों को चिट्ठी लिखे कि मुझे आके सलाम कीजिए? क्यों? जब आपने प्रधान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बना दिया तो प्रदेश अध्यक्ष को दूसरे को दायित्व देने में क्यों समय लगाया जा रहा? दरअसल कांग्रेस इस दिग्भ्रमित स्थिति में है, कांग्रेस शीर्ष से जाकर पाताल पर आ गई और अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही। संगीता जी, निश्चित रूप से यदि चिंतन मनन नहीं करेंगे तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहुत शीघ्र दोहराया जाएगा। बिल्कुल ये उस दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हैं। दिग्विजय जी को क्या अधिकार है? एक कोई वो सांसद नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष के और मुख्यमंत्री के दोनों दायित्व कमलनाथ जी के पास है। उनको केवल अधिकार है कि सभी को अपने यहां बुलाएं, लेकिन किसी और नेता को अधिकार नहीं था। किस आधार से बुला रहे हैं? नहीं, पर अनिरुद्ध जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, आपको बीच में रोकना बीजेपी में आने के लिए बड़े उत्सुक, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? संगीता जी, देखिए, अनिरुद्ध जी को देश की चिंता नहीं है। उन्हें यदि कोई चिंता है तो केवल कांग्रेस पार्टी की चिंता है। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि अगर भारत और राष्ट्र की यदि वो चिंता करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी से, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो आपने नोटबंदी की थी उसका भारी नुकसान हुआ है और देश में आर्थिक मंदी आ गई है। चिंता का विषय तो यही है वर्तमान में, और यदि इसको आपने चिंतन मनन नहीं किया तो देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, इसकी चिंता कीजिए। कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है, इसमें आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और जहां तक आप बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह किस पद पर है, किस संवैधानिक पद पर है, तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि दिग्विजय सिंह जिस किसी भी पद पर है, माननीय राहुल गांधी जी जो हमारा हाईकमान है, उनके सख्त निर्देश थे कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक यदि मंत्री और मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप इस बात को अनजान बनकर भी नहीं स्वीकार रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने अपने पद की कार्रवाई हुई है, बता दीजिए, जनता के कार्य करने के लिए कहा था, यदि उन्होंने कार्रवाई की है इसमें कोई गलत नहीं है। आपकी पार्टी में जरूर कार्यकर्ताओं को अलग रखा जाता है, आपकी पार्टी में जरूर किसी को नहीं पूछा जाता है। हमारी पार्टी में से तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की बात मानी जाती है। ये हमारी और आपकी पार्टी में आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि चिंता का विषय देश के अंदर आर्थिक मंदी है। आप नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट कीजिए, उन्हें ट्वीट कीजिए। मुझे तो लगता है देश में आपके जितने कार्यकर्ता हैं उन्हें नरेंद्र मोदी जी को एक ट्वीट करके और उनसे निवेदन करना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति के बारे
बारे में एक बार सोचे। ठीक है संगीता, ये वाला मुद्दा नहीं है, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। कांग्रेस की द्वंद्व पर करने की बजाय अगर आज मंदी पर चर्चा करती तो देश में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका दिखती। ये बात सही है कि देश में मंदी के हालात हैं और कांग्रेस भी अपने गुटबाजी पर डिस्कस कर रही है बजाय इसके करती कि मंदी पर करती तो देश को अच्छा यदि मैं भाजपा की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कौन सी भाजपा एक है? शिवराज सिंह चौहान के इन लोगों ने क्या हाल कर दिए हैं? अमित शाह जी ने शिवराज सिंह चौहान को कहां बैठा दिया? मैं अब एक चीज जोड़ूंगा, मीडिया के हाथ में जोड़कर आज सामने दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय और ताई जी के क्या हाल थे वो भी देश देख रहा है। तो जो गुटिये बात अगर ये बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं तो पहले अपनी पार्टी को देखें। किस बबुल के पेड़ की बात कर रहे हैं और कौन से आम की बात कर रहे हैं? वो तो अभी सत्ता से गए हैं, भाजपा के अंदर है। संगीता जी एक बार सुनिए, अभी वो सत्ता से गए हैं, मौका आपके पास है। आप कुछ महीने भी सरकार ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, बहुत गंभीर भी है। क्या आप लोग बीजेपी को बीजेपी को मौका नहीं दे रहे? क्या ये बात नहीं मालूम कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोनिया गांधी टाइम नहीं दे रही हैं? क्या ये बात नहीं मालूम है? जितने वचन दिए थे उन वचनों को पूरा किया जा रहा है। केवल ये आपसी गुटबाजी सरकार के कामों को आप गलत साबित नहीं कर सकते। देखिए कांग्रेस का महत्व तो है क्योंकि विपक्ष का लोकतंत्र में क्या कोई नतीजा निकलेगा इस मीटिंग के बाद? सोनिया गांधी और कमलनाथ या और तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हम लोग अपेक्षा करेंगे नतीजा निकले, क्योंकि देखिए ये मानना है मेरा कि सिर्फ सत्ता पक्ष काफी मजबूत हो, विपक्ष का भी मजबूत होना आवश्यक होता है। विपक्ष के अगर मान लीजिए 2-3 जगह के राज्य हैं अगर, और वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो है कि अलग अलग स्तर पे विवाद लगातार बने हुए हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे सिंधिया और कमलनाथ के बीच का विवाद है, या फिर वहाँ पे गहलोत और कांग्रेस की परंपरा रही है गुटबाजी की, और ये बहुत चरम पर भी है। सभी दलों में है, सभी दलों में भी है गुटबाजी। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज कहूंगा हमरा जी, बिल्कुल आप बेवजह से दे रहे हैं। संगीता जी सुन भी लीजिए, संगीता जी आप सुन भी लीजिए, संगीता जी जरा सुनना भी चाहिए, सुनने की आदत रखेंगे तो दूर भी होगी समस्या। मैं कह रहा हूँ कि जब कोई संगठन काम कर रहा होता है, संगीता जी देखिए कोई भी संगठन जब काम करता है तो उसमें कई बार मतभेद की स्थितियां बनती हैं, चाहे वो संगठन कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेकिन ऐसे में शीर्ष नेतृत्व की पूरी, संगीता जी सुन तो लीजिए, संगीता जी सुन लीजिए जरा, उन तक आवाज थोड़ी डिले है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में है, देखिए दिल्ली बीजेपी से तो यहाँ अनिरुद्ध जी हैं भी यहाँ पे 90 के दशक से उसको देख भी रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली बीजेपी के भीतर भी काफी भितराघात हम लोगों ने देखा है, संगठन में होता है। लेकिन संगठन के नेतृत्व का जो सबसे मुख्य कार्य होता है कि आप उसको समय रहते सही फैसला लें। हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस मामले में डिले हो रहा है। जैसे अभी एक अनिल जी कह रहे थे कि अच्छा होता कि एक तरह से मंदी के ऊपर चर्चा होती, लेकिन अब वो इतना ज्यादा वो मामला बढ़ चुका है। हम लोगों ने देखा कि सिद्धारमैया का कैसा मामला हम लोग को कर्नाटक में दिख रहा था। तो इसलिए ऐसे में ये बहुत सख्त आवश्यक है कि इस समय सख्त से सख्त निर्णय सोनिया गांधी लें और एक तरह से पार्टी में सख्त अनुशासन करते हुए एक तरह से एक निर्णय रखें, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना भी आवश्यक है इस समय देश नहीं मजबूत है, ठीक है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि जो राज्य में सरकारें हैं, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से गुटबाजी चल रही बहुत जबरदस्त है। देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कुछ चल रहा है, टकराव चल रहा है, फैसले लेते हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री फैसले लेते हैं तो उप मुख्यमंत्री उसका विरोध करते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर मारामारी चल रही है। यहाँ पर ये भी चल रहा है मध्य प्रदेश में कि कौन मुख्यमंत्री पद पर है, आखिर दिग्विजय सिंह है या कमलनाथ है। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए वर्चस्व की जो पूरी लड़ाई चल रही है, ये अनुशासन को बिल्कुल मजबूत रखना तो ये दूसरे की जिम्मेवारी तो नहीं है, ये पार्टी की जिम्मेवारी बनेगी। अब देखिए ज्यादा अच्छा चीज हो कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को कांग्रेस में भी प्रमुखता से लागू कर देना चाहिए। ये लोकतांत्रिक विचार भी है। देखिए इस तरह के मतभेद हम लोग को राजस्थान में भी नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहे हैं। तो हम लोगों को ये चीज एक तरह से पार्टी को रखना चाहिए। मेरे विचार से पार्टी इस मामले को निपटाने में उनसे विलंब हो रहा है, लेकिन इसको अगर वो जल्द से जल्द सुलझा लें उतना ही बेहतर होगा। अनिल जी आप भी मानते हैं इस बात को? देखिए ऐसा है, कहीं कहीं विशेष परिस्थिति हो सकती है, लेकिन मैं राहुल जी की बात से इसको स्वीकार करता हूं। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए ये आवश्यक है। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। प्रेसिडेंट और जैसे संगीता ने कहा कि टूट-फूट तो आप लोगों के यहाँ भी है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से गुटबाजी है या की स्थिति नहीं है। इनकी प्रियंका चतुर्वेदी जो प्रवक्ता थी, बेचारी बोलती रही, कहती रही मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको हटा दो, लेकिन उसको सम्मानित कर पुनः पद दे दिया गया। उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इनकी पार्टी की स्थिति तो ये है। प्रियंका चतुर्वेदी को छोड़कर जाना पड़ा। संगीता जी एपिसोड याद होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में क्या है,
मैंने फिर कहा कि मैं इनके निजी कांग्रेस के बारे में बोलना नहीं देखिए, चाहता। अगर किसी मैं सैद्धांतिक देखिए बात करता हूं। पार्टी के अंदर जो भी कार्य होते हैं उस पर जांच बैठाई गई थी, उस पर उन्हीं के कार्य शब्द किए है, गए उन्हीं थे। के शब्द है, मेरे प्रियंका शब्द नहीं जी ने है। जरूर वो जल्दबाजी आपकी की है प्रवक्ता थी, पार्टी बहुत से अच्छी जाने की, और प्रवक्ता मुझे थी, लगता मैं है उनका बहुत कि सम्मान प्रियंका करता जी एक बार पुनः कांग्रेस में ही आएंगी। वो समझती है कि कांग्रेस से अच्छा सम्मान किसी महिला को अन्य किसी पार्टी में कभी नहीं मिला है। चलिए ख्याली पुलाव आप रखिए, उनके विचार भी सुन लीजिए। संगीता, आप इस बात को नहीं मानती कि कुछ देरी हो रही है कुछ फैसले लेने में? ख्याली पुलाव नहीं है। आपके महिलाओं का कितना सम्मान होता है वो तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, इतनी बातें आपको नहीं बोल सकते। आपके राजस्थान के मंत्रियों के कार्ड मुझे मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बावरी कार्ड है, ऐसे कई वो मालूम है, हैं गिनवा जो दूंगा मैं अभी आपको। आपको यहाँ बता सकती हूँ, वो तो चलते परंतु रहते हैं। क्योंकि टॉपिक ये नहीं है, यदि ये टॉपिक होता तो जरूर मैं आपको एक एक मुद्दे उस पर गिनवाती। ठीक है संगीता, लेकिन एक बात जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस क्या देरी तो नहीं कर रही कुछ फैसला लेने में, जो कांग्रेस नेतृत्व है। ऐसा लग रहा है संगीता जी, आप ही बताइए, एक व्यक्ति को एक पद दे देना चाहिए, ज्यादा वर्क डिवीजन में ज्यादा सुविधाजनक स्थिति होती है ये। सर हमारे पास हाई कमान है, राष्ट्रीय कमेटी है हमारे पास, और मुझे लगता है कि आपके सुझाव की आवश्यकता नहीं है। पार्टी समय समय पर सही सुझाव निर्णय नहीं, लेकर देखिए संगीता जी, यही संगठन को गलत इतने है। वर्षों से चला रही सुझाव है। तो देश के जिस प्रत्येक पार्टी नागरिक ने का देश सुझाव को कीमती आजाद होता किया है। हाई आप कमान ये है, देखिए राहुल ये गांधी क्या साबित और करना राहुल चाहते हैं? गांधी। देखिए सुझाव तो आप सुझाव नरेंद्र मोदी साहब को एक एक सुझाव दीजिए महत्वपूर्ण होता है, कोई अगर कि देश सुझाव दे रहा है तो में उसका आर्थिक मंदी हो रही है, सकारात्मक स्वागत होना उस पर चाहिए। अनिल रॉय। सोचें, विचार करें। ठीक है। हमारे संगीता संगठन जी, को हमारे यदि आप यहाँ ऐसा अमित सुझाव शाह देते जी कि एक पार्टी एक गृह पार्टी मंत्री हम बने हम और अपने ही उन्होंने अनुसार तुरंत अपने घोषणा संगठन कर को दी चलाएंगे। कि नड्डा आपके जी हमारे सुझाव की आवश्यकता अगले नहीं। अध्यक्ष होंगे। लेकिन कुछ दिनों के लिए एक चुनाव है स्टेट्स के अंदर, इसलिए एक औपचारिकता को पालन किया जा रहा है। और देखिएगा इन चुनाव के बाद, जो ये चुनाव होने अभी स्टेट्स में, उसके बाद हमारे अधिकृत जो अध्यक्ष हैं वो नड्डा जी होने वाले हैं। ये है लोकतंत्र। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेतृत्व कमजोर है, ये कहने की कोशिश कर बिल्कुल, रहे हैं। नेतृत्व तो कमजोर है, तभी तो वीरप्पा मोइली जी को कहना पड़ा सर्जरी की आवश्यकता है कांग्रेस को सर्जरी की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के नाते आपके नेता ने कहा है। कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों हो रही है? अरे कमजोर अरे चर्चा प्रधानमंत्री कांग्रेस पे हो रही है भाई, नरेंद्र तो इसलिए मोदी जी चिंता हो रही है। देश को आर्थिक संकट के सामने लाकर खड़ा कर दिया, देश आर्थिक मंदी में आ गया। कमजोर कौन है आप ये बताइए? संगठन लेवल को आप कमजोर कह रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और देश के मंत्रियों को आप कमजोर नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, हमें मुझे बड़ा चिंता आश्चर्य इस बात रहा की हो रही है देश आर्थिक कि एक स्थिति से गलत गुजर रहा है, नेतृत्व संकट के की आने स्थिति से गुजर रहा विश्व है, में चर्चा उसको होती वो है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आपके कांग्रेस अपोजिशन के के अंदर नेता गुटबाजी ने हो रही है, क्या कहा? ठीक है। कांग्रेस आपके के अंदर ऑपोजिशन के नेता परिवारवाद ने है, क्या ये कहा दिखाई दे कि रहा है। कश्मीर का मुझे तो मामला, बड़ा हास्यास्पद यूएनओ का लगते हैं मामला, आप लोगों के बयान ये इस प्रकार कि आप का देश देखिए, के एक चीज- संकट को एक एक तरफ हुमरा से जी- जो हुमरा जी, एक चीज मैं लास्ट में प्रधानमंत्री कहूंगा। के चिंता इस बात की है। सोनिया गांधी और हमेशा आप चिंता इस बात की है। जरा सा अनिल जी, मैं एक लास्ट ये चीज सोनिया कहूंगा। गांधी के अध्यक्ष मैं- बनने के बाद कैसे पहली बार कैसे बैठकें हो रही हैं। मैं एक चीज एक सेकंड। मैं ये चीज कह रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, देखिए, एक सेकंड। सोनिया गांधी ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में एक तरह से कांग्रेस हाँ। को इस तरह की स्थितियों से उन्होंने उबारा है। रहा है पहले भी। ये क्या उनका- पहले की तरह सोनिया वो- इस बार संभाल पाएंगी? देखिए, हम लोग को उम्मीद तो यही है, एक बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के बारे में एक सकारात्मक उम्मीद ही करूंगा हम, कि एक तरह से जैसे पुराना उनका रिकॉर्ड रहा है जिसमें कि बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में थी कांग्रेस, और उस स्थिति से उन्होंने निवारा। आज कांग्रेस को जरूरत फिर उसी तरह के कुछ कठोर निर्णय और कठोर फैसले लेने की जरूरत ठीक है, अनिल है। रॉय और साथ ही साथ कांग्रेस को इस अहंकार वाले भाषा से भी बाहर आने की ठीक है। जरूरत है कि हमें आपके सलाह की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अनिल रॉय सही। जी। जी ना, मोदी जी तो कड़वा घूट पिलाते थे, तो अब मोदी जी क्यों कड़वा घूट नहीं पिला रहे हैं? उन्होंने अरे नोटबंदी करके मोदी देश को क्या मोदी दिया? कर आर्थिक मोदी को मंदी गालियां क्या बक बक दिया? कर, मोदी को कमीना कह दिया, मोदी को चोर कह दिया, मोदी को कंगाल कह दिया, मोदी को चाय वाला कह दिया, ठीक है। मोदी को हत्यारा कह दिया। हमारी पार्टी तभी में तो ऐसा नहीं मोदी होता को है कि हम 300 किसी से को ज्यादा गाली सीटें दे दी। दें। हम तो मोदी जी को सम्मानजनक बोलते हैं अभी कि तो मोदी कुछ जी सीटें देश में आपको आर्थिक मिली है, संकट वो है, भी उस चली पर कुछ जाएंगी। बयान दीजिए, वो भी चली कुछ जाएंगी, मन की उसकी बात चिंता बोलिए। कीजिए। हम तो ये पूछते हैं मोदी जी से। उमरा जी, ठीक है जी, सोनिया जी अरे दोबारा कहा जो कब चार्ट- चली जाएगी? ठीक है, ठीक अभी है। डूबने वाले हो। संगीता जी सुन लीजिए संगीता सबको। जी, संगीता जी, राहुल जी ने आपके हित की बात कही थी, आपको खराब लगी। राहुल जी ने अपने हित की बात नहीं की थी। राहुल जी चाहते हैं कि देश में मजबूत सरकार के साथ मजबूत विपक्ष भी हो, इसलिए कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। अनिरुद्ध जी भी आपकी पार्टी की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे कि इनको कांग्रेस, ये भी कांग्रेस को मजबूत चाहेंगे तो सरकार को आनंद भी तभी आता है जब विपक्ष मजबूत होता है, देश का हित भी तभी होता है। आज दुर्भाग्य से आप मंदी के बजाय चर्चा कांग्रेस की गुटबाजी पर सोनिया जी को करनी पड़ रही विपक्ष है। तो आपसे कह रहा है कि आर्थिक स्थिति को सुधारिए। अरे वो आपको विपक्ष कहना मजबूत चाहिए ना है। संगीता जी, विपक्ष विपक्ष के आपसे नाते आर्थिक आपको कहना स्थिति सुधारने चाहिए, की बात कह रहा बजाय है। आप अनिरुद्ध आप जी उसको को बयान पकड़ने भी के नहीं दे बजाय रहे हैं, इसको ना पकड़िए कोई मीटिंग अनिरुद्ध कर जी रहे हैं। कि मंदी क्यों है, आप कांग्रेस की लड़ाई में लगी हुई है। देखिए हुमरा जी, कांग्रेस इस समय बहुत दुविधा की स्थिति में है।
सोनिया जी दोबारा चार्ज लेने के बाद, जैसे राहुल जी ने बताया, पहले भी एक बार ये दिखा चुकी हैं कि कांग्रेस को संभालने की स्थिति केवल अब उन्हीं में है। ये बात सही है। ये मनमुटाव आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में घटने वाला है या ये बस बढ़ ये सकता आज की है? बैठक निर्धारित ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कांग्रेस में बने रहेंगे? देखिए, आज की बैठक ये निश्चित करेगी, क्योंकि कल की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं, आज की बैठक जो है कमलनाथ आते हैं, तो ये इसको भी कैसे देखें? दूरियां मतलब ये बहुत ज्यादा ही हैं। दूरियां बहुत ज्यादा है, लेकिन सोनिया गांधी का अपना कद कांग्रेस में इतना बड़ा है, इतना उनका है कि वो शायद अनुशासन ला सकती है, लाना चाहिए। आज पहली बार, नहीं तो सामान्यतः आपने पिछली मीटिंगों में देखा होगा राहुल जी की कि कई मुख्यमंत्री मीटिंगों से भी गायब रहे हैं, अलग अलग बहानों से। आज सोनिया जी बुला रही हैं। लेकिन हरियाणा में कुमारी शैलजा को जैसे लाई सोनिया गांधी, तो एक मैसेज था कि जो तंवर थे वो हटा दिए गए। राहुल गांधी के ही फैसले पे उन्होंने एक तरीके से ओवररूल किया। तो इसको मतलब ये बताने की मैसेज जानते थे कि भूपेंद्र हुड्डा पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को एक ये मैसेज भी है कि अब सोनिया गांधी अपने तरीके से पार्टी को लाने की कोशिश कर रही है। टू पावर स्टेशन नहीं है, टू पावर स्टेशन बिल्कुल क्लियर है। दो तीन चीजें तो आप जो सही कह रहे हैं अनिल जी कि दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर है। आज का मीटिंग एक तरह से कांग्रेस के लिए हम लोगों को दूरगामी रूप से दिखता हुआ प्रकट हो रहा है। इससे कांग्रेस के भविष्य को भी देखेंगे कि पहले जो टू पावर सिस्टम के कारण काफी ज्यादा कंफ्यूजन और उससे पार्टी में ग्रुपबाजी और बढ़ रहा था कि कुछ उस धड़े में जा रहे थे, कुछ उस धड़े में जा रहे थे, उसके कारण से राज्यों में 3 धड़े और बन जा रहे थे। तो ये जो ऊपर जो एकीकरण होगा उसका लाभ नीचे भी मिलना चाहिए, और अगर यही एक अंतिम ब्रह्मास्त्र भी है कांग्रेस के लिए, और वही मैं कह रहा हूं, अंतिम ब्रह्मास्त्र है। साथ दिक्कत ये है कि राहुल जी के साथ जो उनकी सलाहकार मंडली है वो अपने हिसाब से राज्य के छत्रपों को वेटेज देते हैं, वो जिसको चाहते हैं उसको राहुल जी से मिलवाते हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब शायद सोनिया जी चूंकि व्यक्तिगत रूप से सबके बारे में जानती हैं कि पार्टी के लिए ये अच्छा है, ये नुकसानदायक है, इसलिए आज की बैठक कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस किस दिशा में जाए। महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमारे दोनों ही पत्रकारों ने ये कहा कि गुटबाजी की बजाय अगर बात कुछ मुद्दों पर होती, अर्थव्यवस्था पर होती, कांग्रेस करती तो वो ज्यादा बेहतर होता। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में फिर मुलाकात होगी सोमवार को ठीक 5 बजे। नमस्कार।